वहां क्या नारे हो रहे थे? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरी तरफ बेशर्मी के नए स्टैंडर्ड्स। कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। समय रैना के लेटेंट शो के एक एपिसोड ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा। Watch your parents have 2 crore in cash. एक तरफ ये आर्गुमेंट है कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्योर वल्गैरिटी का प्रमोशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब देख कौन रहा है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। यानी ये सिर्फ क्रिएटर्स का फॉल्ट तो नहीं हो सकता। तो क्या ऑडियंस और प्लेटफॉर्म्स भी इस वल्गैरिटी के लिए बराबर जिम्मेदार है? भाई इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलावा खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलावा को बोलना उसने माँ बाप पे को जोक मारा भाई, तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोल उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, शो के फ्लो में हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? लेटेंट शो कंट्रोवर्सी ने इंटरनेट को डिवाइड कर दिया है, लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या है ये कंट्रोवर्सी और कैसे ये एक लार्जर प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। समय रैना का लेटेंट शो एक स्टैंड अप कॉमेडी फॉर्मेट का शो है जो कि अनफिल्टर्ड, बोल्ड और ऑफन एक्सप्लिसिट कॉन्वर्सेशंस के लिए जाना जाता है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनी वो एक स्पेसिफिक एपिसोड की वजह से हुई, जिसमें गेस्ट के कॉन्वर्सेशन इतने एक्सप्लिसिट हो गए कि शो ही बैन कर दिया गया, सारे एपिसोड डिलीट हो गए और मल्टीपल FIR हो गए। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। ट्विटर और रेडिट पर डिबेट शुरू हो गई कि क्या यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट के लिए ओपन होने चाहिए भी या नहीं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online or making a women's body issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police. एक तरफ आर्गुमेंट ये है कि ऑडियंस ये कंटेंट देखना चाहती है तो क्रिएटर्स बना रहे हैं, पर दूसरी तरफ एक बड़ा मोरल डिलेमा है कि क्या ऐसे कंटेंट यूथ और डिजिटल इकोसिस्टम पर गलत इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी पर फेमस यूट्यूबर्स और सोशल कमेंटेटर्स ने भी अपने व्यूज दिए, जिसमें कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग इसे चीप मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था। इंडियाज गॉट लैटिन से जो विवाद शुरू हुआ था उससे देश के माता पिता शर्मसार हों। खुद आपके माँ बाप, भाई बहन शर्मसार। आपकी भाषा घटिया है, आपका दिमाग गंदा है, और इस शो के जरिए आपके दिमाग की गंदगी बाहर आ गई है। आप अश्लीलता के चरम पर हैं, और ऐसे में आप बताएं कि कोर्ट आपको राहत क्यों? इस कंट्रोवर्सी ने एक और डिस्कशन को जन्म दिया है कि क्या YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए सेफ हेवन बन चुके हैं? क्या डिजिटल मीडिया के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, और क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है या फिर सोशल मीडिया के नए दौर की शुरुआत जिसमें लोग कंटेंट की बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे हैं? ये सभी सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अगर ये सब फ्रीली अवेलेबल है और लोग इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? वैसे सोशल मीडिया पर सॉफ्ट पोर्न का ट्रेंड कोई नया नहीं है। 2023 तक ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स मेन स्ट्रीम हो चुके थे, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी ऐसे कंटेंट का एक अलग ही मार्केट प्लेस बन चुका है। और भला टेलीग्राम की पेटीएम गर्ल्स को कौन भूल सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने एंगेजमेंट रेट बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंगली बोल्ड और सजेस्टिव कंटेंट पोस्ट करते हैं, क्योंकि ऑडियंस उसे पसंद भी करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उन पोस्ट्स पर एंगेजमेंट सबसे ज्यादा रहे जो कि रिवीलिंग और सजेस्टिव थे। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी की एक रिसर्च के मुताबिक टिकटॉक का एल्गोरिदम 13 से 15 साल के बच्चों तक सॉफ्ट पोर्न का कंटेंट पुश करता है, जिसमें ओवरटली सेक्सुअलाइज्ड और प्रोवोकेटिव मटेरियल होते हैं, और इस उम्र के बच्चे थंबनेल देखते ही उस पर क्लिक कर देते हैं। यानी ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल शिफ्ट है जिसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा सेगमेंट सॉफ्ट पोर्न कंजप्शन की तरफ मूव कर रहा है। वहीं आजकल संतूर मॉम और फेक मदर सन रिलेशनशिप वाले प्रोवोकेटिव वीडियो भी खूब ट्रेंड कर रहे हैं। ये एक नए तरीके का सॉफ्ट पोर्न है जिसमें डिसगाइज्ड फॉर्मेट में शो किया जाता है, जो कि डोमेस्टिक सेटिंग्स को सेक्सुअलाइज्ड करके प्रेजेंट करता है। लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लिसिट शोज तक ही लिमिटेड नहीं, मीम कल्चर भी इस नई वल्गैरिटी को नॉर्मल बना चुका है। पहले एजी और सरकास्टिक ह्यूमर का एक नीश ऑडियंस थी, लेकिन अब हर वायरल मीम का एक ही फॉर्मूला है, ज्यादा शॉक वैल्यू यानी ज्यादा अटेंशन। सोशल मीडिया पर मीम्स की दुनिया में हर दिन नए वायरल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। कई क्रिएटर्स डेलिबरेटली ऐसे मीम्स और जोक्स बनाते हैं जो कि सजेस्टिव होते हैं। सौतेली माँ और
और बेटा आने के लिए रेडी नहीं है, बाप जाने के लिए रेडी है। और बाप इतना खुद दुगरी बता के जा रहे हैं, हनी आई एम गोइंग टू ग्रीस, ताकि उनका कंटेंट जो है आते ही वायरल हो जाए। What is common between Thailand and hospital? दोनों जेंडर रिवील नहीं करते। डार्क ह्यूमर और शॉक वैल्यू कंटेंट का जो क्रेज है वो इस ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिसमें वल्गर और एक्सप्लिसिट एलिमेंट्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ 2000 रुपए का नोट दे दिया कि हाँ मजे कर जाके। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहां पे। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। इसका इम्पैक्ट काफी गहरा है दोस्तों, क्योंकि ये ग्रेजुअली ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करता है कि ऐसे टॉपिक्स पब्लिक डिस्कशन का ही पार्ट है। एक तरफ क्रिएटर्स इंटेंशनली ऐसे मीम्स और कंटेंट बनाते हैं जो कि शॉकिंग या टैबू टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड को फॉलो करके उन्हें जबरदस्त एंगेजमेंट मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स भी इसी टाइप के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कंटेंट ज्यादा लाइक्स, क्लिक्स और शेयर्स लेकर के आता है। अब एक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है फेक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स। इंस्टाग्राम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स न्यू बॉर्न बेबीज का एक्सक्यूज लेकर के डमी डॉल्स को ब्रेस्ट फीड कराने का नाटक कर रही हैं। ये वीडियो सुपरफिशियली मदरहुड और पेरेंटिंग के नाम पर चल भी जाते हैं, लेकिन इनका असली मोटिव ऑब्वियस है, मेल ऑडियंस का अटेंशन लेना। यहाँ दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं कि ये लोग सॉफ्ट पोर्न का एक और लूप होल ढूंढ चुके हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो रीबॉर्न डॉल्स हैं वो असली न्यू बॉर्न जैसे दिखते हैं, ताकि कंटेंट रियल लग सके। कई वीडियोस में फेक बेबी के क्राइंग साउंड भी ऐड किए जाते हैं, ताकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ट्रिक किया जा सके। अगर गाइडलाइंस देखें तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों ही ब्रेस्ट फीडिंग को अलाउ करते हैं जब वो रियल हो। ये इन्फ्लुएंसर्स इसी लूप होल का पूरा फायदा उठा रही हैं। ना ये रियल मदर्स हैं और ना वो रियल बेबीज, बस एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जो कि सॉफ्ट पोर्न के और करीब ले जाता है। दोस्तों, जब तक ऑडियंस इस तरह के कंटेंट कंज्यूम करेगी, ऐसे नए नए टैक्टिक्स देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है, गलती किसकी? ऑडियंस जो ऐसे कंटेंट डिमांड कर रही है, या वो प्लेटफॉर्म जो इसे परोस रहा है? और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं और टीनेजर्स जो हैं, वो भी इस तरह के कंटेंट देख रहे हैं। बचपन और टीनेज ईयर्स ये वो टाइम होता है दोस्तों जब हर इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को समझ रहा होता है, अपने इमोशंस को डिफाइन कर रहा होता है और रिलेशनशिप के बारे में पहली बार कुछ समझ रहा होता है। अगर उन्हें इस तरह के एक्सप्लिसिट और सेक्सुअल कंटेंट का एक्सपोजर मिलता है तो ये उनकी मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। स्टडीज भी यही दिखाती हैं कि एक्सप्लिसिट कंटेंट का अर्ली एक्सपोजर उन्हें रिलेशनशिप के परसेप्शन को समझने में भी दिक्कत देता है, जिसमें उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और अनहेल्दी रिलेशनशिप डायनामिक्स डेवलप हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के एक्सपोजर को लिमिट करने का रूल है। Tonight, Australia taking an unprecedented step, becoming the first country in the world to ban the use of social media apps for anyone under the age of 16. जहां ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करना होगा या कंट्रोल करना होगा जो माइनर्स के लिए हार्मफुल है। तो क्या इंडिया को भी ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है? अगर हम अपनी यंगर जनरेशन को हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर सिखाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम इस प्रकार के कंटेंट पर कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो जरूर लाएं। वहीं एक और शॉकिंग चीज है जो लोगों ने नोट की है, वो ये कि चाहे आप इंस्टाग्राम पर किसी कंटेंट को नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर दें, फिर भी एल्गोरिदम उसे कुछ समय के बाद वापस पुश करने लगता है। हाल ही में एक रेडिट यूजर ने दिखाया कि 10 बार नॉट इंटरेस्टेड करने के बाद भी इंस्टाग्राम ने उसे वही कंटेंट सजेस्ट किया। तो क्या एल्गोरिदम जानबूझ करके इस पैटर्न को इग्नोर कर रहा है? इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाने के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, जिसमें यूजर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस और इंटरैक्शंस को एनालाइज किया जाता है। लेकिन जब ये एल्गोरिदम्स ऐसे कंटेंट को प्रमोट करते हैं जिसे यूजर ने नॉट इंटरेस्टेड मार्क किया हो, तो ये एक एथिकल कंसर्न जरूर रेज करता है। दरअसल ऐसे प्रोवोकेटिव कंटेंट को पुश करने पर प्लेटफॉर्म्स अपने एड रेवेन्यूज को बूस्ट करते हैं, क्योंकि जब ऑडियंस ज्यादा टाइम स्पेंड करती है तब उनके एड पार्टनर्स को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। ये एक मैनिपुलेटिव साइकिल है जिसमें प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिदम्स को ऑडियंस के इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करने के लिए ऑप्टिमाइज करती है, और इस एल्गोरिदम का रिजल्ट है कि हार्मफुल और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लोगों की फीड में दिखाया जाता है, चाहे वो उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म ने डिजिटल सेक्स वर्क को एक मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन बना दिया। पहले जहां सिर्फ एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ये चीजें लिमिटेड थी, अब हर कोई खुद को नंगा करके पैसे कमा रहा है। ये ट्रेंड सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्सप्रेशन को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर रहा है। पहले जो चीज एक टैबू मानी जाती थी, अब उसे एक लेजिटिमेट करियर ऑप्शन बना दिया गया है। ये हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल तो नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी यही है कि डिजिटल सेक्स वर्क ने अपनी एक अलग मेन स्ट्रीम प्रोफेशन जरूर बना ली है। ये ट्रेंड फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है, जिसमें एडल्ट कंटेंट क्रिएटर्स अपने डिजिटल प्रेजेंस को मोनेटाइज
करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट को होस्ट करेंगे। क्या ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जहां पे कि हर इंडिविजुअल अपने बॉडी और अपने कंटेंट के थ्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर रहा है, या फिर ये एक रिस्की ट्रेंड है जो कि लॉन्ग टर्म मेंटल और सोशल इंपैक्ट डाल सकता है? सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स हम देखते हैं उनसे ये साबित होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं। लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी हो या फिर सॉफ्ट पोर्न का राइज, सब एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं। क्या हमें सोशल मीडिया पर रेगुलेशन की जरूरत है? क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस सबका अपना रोल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? 100 बात की एक बात समझें तो क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स मिलकर लार्जली इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारे कल्चरल नॉर्म्स और सोशल पर्सपेक्टिव किस डायरेक्शन में जाएंगे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अश्लील और अमर्यादित कंटेंट को लेकर सरकार की सख्ती। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है परामर्श कि इस प्रकार की सामग्री को परोसने से सामग्री के आयु आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई। इसका मतलब है किस उम्र के लोगों के लिए कौन सा कंटेंट है, इसको बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 10 एप्लीकेशन और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को अश्लील सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बैन कर दिया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने OTT प्लेटफॉर्म्स को IT रूल्स 2021 के कोड ऑफ एथिक्स का पालन करने की सलाह दी है, जो अवैध कंटेंट के प्रसार को रोकने और एज बेस्ड क्लासिफिकेशन को लागू करने पर जोर देता है। ये कदम डिजिटल मीडिया में उचित कंटेंट के प्रसार और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाए गए हैं। अगर हम अपने यूथ को हेल्दी डिजिटल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो हमें अपने अप्रोच को रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल का सोशल मीडिया सिर्फ एक रेड लाइट एरिया बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.